प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 12 के प्यारे से बच्चे। और देखिए प्यारे बालक जी, आपके जो 12th का हिंदी का सेक्शन था, आपको एक बातचीत जो कराया गया था इसके पहले वाला चैप्टर, जिसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। आज हम आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर 2। और ये हम लोग एक, अब इसके बाद ये अपना एक गद्य से 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग पद्य भाग में चलेंगे, कविताएँ पढ़ेंगे इसके बाद। तो अपना सीक्वेंस ऐसा रहेगा, जैसे 2 कहानी पढ़ लेते हैं, फिर 2 कविताएँ कर लेंगे। आपने वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा कि आपको 1 शॉट में पूरा चैप्टर को फिनिश करते हुए उसके सारे MCQ जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये वीडियो सबसे यूनिक इसलिए आपको बनाता है कि मैंने आर्ट्स के भी जितने आर्ट्स का जो हिंदी पेपर में पेपर आता है क्वेश्चन, उसको भी लिया गया इसमें, और साइंस के। आपके मन में डाउट आया होगा, सर जी हम तो साइंस वाले बच्चे हैं, हम तो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखा है जो कभी आर्ट्स में पूछा गया है MCQ में, कभी वो 12th में साइंस में आ गया है। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिलेगा। आपके मन में इच्छा हो सर जी बाकी लेक्चर्स, तो दीदी ने आपके बायोलॉजी का लेक्चर डाला है, अब फिजिक्स के लिए लेक्चर तैयार कर रही है, फिजिक्स का लेक्चर आएगा, मतलब साइंस का पर्सन वो लेकर चल रही है, और हिंदी मैं लेकर चल रहा हूँ। इंग्लिश के लिए भी जल्दी से जल्दी कोशिश किया जा रहा है कि जैसे समय होता है ऐसा किया जाए, क्योंकि क्लासेस बहुत रहते हैं और अपने पास अभी टीचर्स बहुत कम है, और आपको कम पैसे में पढ़ा देना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ऐसे ऑनलाइन जो अपने यहाँ कोचिंग में आकर ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपने लिए बहुत व्यवस्था है। आप आइए, क्लास कीजिए, पढ़िए, ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं आपको, टीचर्स अच्छे हैं, आपको रिवीजन करा दिया जाता है, आपका टेस्ट भी ले लिया जाता है, आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, आपके स्कूल भी नहीं छूटेंगे। तो जो भी ऑफलाइन के छात्र हैं, आसपास के हैं, आना चाहते हैं, तो आके जरूर कोचिंग ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को, जिसका नाम है उसने कहा था। ज़बरदस्त कहानी है, एक मतलब सच्चे दिल की प्रेम की कहानी है। आपको बिल्कुल समझ, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको फिनिश किया जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे लेखक का परिचय। लेखक परिचय में हम पढ़ेंगे पहले लेखक के बारे में, उनकी जीवनी पढ़ लेते हैं, ताकि उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं आप आसानी से कर लें। जैसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। आप पर इस पर की पिक्चर ही बन चुकी है, फिल्म बना है, जिसे पिक्चर को बनाने वाले जो फिल्मकार हैं उनका नाम बिमल राय ने बनाया था फिल्म। और तो पहले हम इनका इस चैप्टर को जो पढ़ लेते हैं, लेखक कौन है। जैसे बालकृष्ण भट्ट क्या थे, बातचीत के चैप्टर के लेखक थे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म इनका 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ है। डेट ऑफ बर्थ पेपर में आया था, याद रखना है। निधन भी आपको इनको याद रखने चाहिए। कुछ बच्चे लास्ट में जाकर बोलते हैं कि याद कर लेंगे, नहीं होता है, अभी से आप लगे रहिएगा, याद कर सकते हैं आप। निधन इनका हुआ था 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका जन्म स्थान, जहाँ पे जन्म लिए थे, उस स्थान का नाम है जयपुर, राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आना चाहिए। प्लस में इनका जो मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। पिताजी इनके थे पंडित शिवराम जी हैं। शिक्षा जो इनका है बच्ची, बचपन में संस्कृत की शिक्षा से हुई। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस, देखिए 2 बातें लिखा गया है, इलाहाबाद तथा कोलकाता। इलाहाबाद से दिए थे एंट्रेंस का एग्जाम, यानी मैट्रिक का, और कोलकाता से दिए हैं बच्चा जी ये 1800 में। इलाहाबाद तथा कोलकाता विद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, यानी इलाहाबाद से एंट्रेंस किए हैं और कोलकाता से इन्होंने मैट्रिक दिया है। क्रमशः का मतलब यही होता है, पहले इलाहाबाद है तो एंट्रेंस का एग्जाम, और कोलकाता से दिए हैं मैट्रिक एग्जाम। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किए। इनकी परिचय रहा। आपको याद रखने होते हैं। सर याद कैसे रहेगा? आप चीज़ों को इसको नोट्स में अपने लिखेंगे, कभी कभी पढ़ते रहेंगे, बार बार थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको ज़्यादा फोकस करने होंगे अपने मेन सब्जेक्ट पर, जैसे साइंस हो गया आपका, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और आखिरी में हिंदी पढ़ना है। हिंदी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन अभी से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। वृत्ति मतलब व्यवसाय होता है। चलिए 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई किसके अभिभावक बनकर, अभिभावक मतलब होता है किसके गार्जियंस बनकर किसी के एडमिशन कराने अजमेर में आ गए थे। तो ये खेतरी के नाबालिग राजा, खेतरी के जयपुर दरबार में खेतरी के नाबालिग राजा थे जिनका नाम था जयसिंह, उनका अभिभावक बनकर, उनके गार्जियंस बनकर ये चले गए थे। और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनेंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। संपादन, चलो कुछ संपादन पढ़ लेते हैं इनके।
जैसे समालोचक, काशी नगरी, परिचारिणी पत्रिका, इनकी संपादन है। इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी अगर रचनाएं देखे जाए बच्ची, कहानियाँ देखी जाए, इन्होंने मात्र 3 कहानी लिखा है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि गुलेरी जी ने कितने, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने या गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं, तो सिर्फ 3। एक कहानी है सुखमय जीवन, दूसरा है बोध का कांटा, और तीसरा है उसने कहा था, जो हमें पढ़ने वाले हैं। ये 1911 में प्रसिद्ध छपी थी, और ये 1911 में, और ये 1915 में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है, तो 1915 में हुआ है। तो जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने बुक्स में। जब बुक रीडिंग करेंगे, सर बुक क्यों पढ़ना चाहिए? बुक पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आप चीज़ें को जब रीड करेंगे तो आपको जल्दी से आपकी नज़र उसी पर पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन किए। ये निबंध लेखन था इनका। कछुआ धर्म क्या है? कछुआ धर्म, कछुआ धर्म, मरेसी मुहिम कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिंगल, संस्कृति की टिप्पणी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। ये इनके प्रमुख निबंध है। ये पूछा गया है डिंगल किनकी रचना है, डिंगल किस कवि का निबंध है, तो ये बताइएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का ये है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, अनुवाद की बाढ़ लगा दिए थे, जैसे कि खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रकृतिपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित। अंग्रेजी में कुछ लिखे जैसे ए पोएम बाय भास, अ कमेंट्री ऑन वत्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। ये कैसी कविताएं लिखते थे? देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखते थे। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रमुख चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्रकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषाशास्त्र आदि विषयों पर उनका ज्ञान अपने आप में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अभिरुचि पर अन्य विषयों पर उन्होंने निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बार लिखी। देखो ये बच्चे यहाँ से और क्वेश्चन आप पूछे तो सजीवनी से क्वेश्चन जहाँ आएगा आपको हाईलाइट किया जाएगा। ऐसे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं उनके बारे में। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। साहित्य अतिरिक्त अपनी अभिरुचि अन्य विषयों पर उन्होंने निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी। क्वेश्चन पूछा ये किस युग कवि हैं? बहुत सारे कहेंगे तो आंसर ही गलत दिया है। ये द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। गुर और विदगंध, हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। क्लियर है? चलिए। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है प्यारे प्यारे जी, आराम से करके आइएगा। इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं। उन्हीं के बल पर ये हिंदी के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा, शैली और शिल्प के कारण अपने समय में बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं। और हिंदी कहानियाँ के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निशांत गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसा सर्वजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ ऐसे संतुलन साधन के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका। ऐसा कोई नहीं लिख सका है। यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं। ये कहानियाँ अपनी भाषा, इन्हें 3 कहानियाँ लिखा, तीनों के बारे में जिक्र हो रहा है। ये 3 कहानियाँ इनके गजब के थे। ये कहानी अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज ही उतनी ही तरोताज़ा है। ये जो कहानी लिखे हैं तीनों आज भी उतना ही तरोताज़ा है। तरोताज़ा मतलब आज भी लगता है कि आज ही घटना है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत पुराना घटना ही है। तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सनखी प्रतीत होती है।
कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं है कि विषय वस्तु तथा कथ्य क्रम कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इसकी विषय वस्तु कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे है। आने वाला समय भी कहानी जिंदा रहेगी, अमर है कहानी। अब चलिए थोड़ा अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। अब कहानी का सारांश है, थोड़ा जो भी कहानी पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसने कहा था, इसकी यहाँ पर सारांश है। यह प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास के मील का पत्थर माने जाते हैं। तो मील का पत्थर किसे माना जाता है? मील का पत्थर किसे माना जाता है? तो उसने कहा था जो कहानी है इसे मील का पत्थर माना जाता है। मील मतलब दूरी और पत्थर। यह कलेजी रचना है, यह कालजयी रचना है। कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार भीमल राय ने इस पर फिल्म बनाई है। क्वेश्चन पूछ लेगा, उसने कहा था पर किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई है? तो आप कहिएगा भीमल राय ने। और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके। इसके बहुत सारे इस पर नाटक को रूपांतरण किया गया है। शुद्ध प्रेम, अच्छी कहानी कैसी है? उसने कहा था कहानी पूछे कैसा है, तो इसमें शुद्ध प्रेम आप ये लिख देंगे पेपर में तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में आता है। कई बार पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी का परिचय कैसा कहानी है, तो आप लिखिएगा ऐसा। पहले तो ये बता देंगे यह कहानी विकास में मील का पत्थर बनाता है और इस पर भीमल राय ने फिल्म बना चुका है। शुद्ध प्रेम अत्याधुनिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्ग में अभिव्यक्ति की इस कहानी का कथ्य है। कहानी क्वेश्चन पूछा गया कहानी कहाँ से शुरू हुआ था, तब कहिएगा पंजाब के जो था एक अमृतसर बाज़ार, वहाँ शुरू होता है, भीड़ बाज़ार शुरू होती है। जहाँ पर पूछेगा लाना सिंह का उम्र कितना था उस समय, तो 12 वर्ष का था। 12 वर्ष का ये लाना सिंह है, एक लड़का है जिसका नाम है लाना सिंह, और एक 8 वर्ष की लड़की है जो टांगे के नीचे, टांगा होता है टमटम चलता है, हम लोग टांगे बोलते हैं, उसके नीचे आ जाती है, उसको बचाता है ये। लड़की कितनी है? 8 साल की। लड़का कितना है? 12 साल का। कहाँ मिलते हैं? भीड़ भाड़ अमृतसर के बाज़ार में। लड़का क्या करता है भाई, तो लड़की टांगे के नीचे आती है तो अपनी जान पर खेलकर इस लड़की की रक्षा करता है, लड़का बचाता है। लड़का लड़की को सारांश चैप्टर का थोड़ा हाईलाइट में बताया गया है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए बार बार छेड़ते रहता है, तेरी कुरमाई हो गई है लड़की, तेरी कुरमाई हो गई है। मतलब उसको चिढ़ाता था बार बार। कहने का मतलब कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, क्या तेरी मंगनी हो गई है? तो ये लड़की शर्माती थी और शर्मा कर बोलती थी धत कहकर भाग जाती थी। वह एक दिन, लेकिन बार बार ऐसे ही पूछते रहा। एक दिन उसने धत कहकर भाग जाती थी, लेकिन एक दिन धत कहकर भागने के बजाय हाँ कल तो हो गई ऐसे कह दी। अब तो बाबूजी के भाई इनका दिमाग खराब हो गया। अगर हाँ कल हो गई, देखते नहीं हो ये रेशम का फूल वाला सालू मतलब सर दुपट्टा, साल जो दुपट्टा पहनी हो, ये दुपट्टा नहीं देखते हो। अब लाना सिंह जैसे सुना कि लो इसकी सगाई तो हो गया, मतलब मन ही मन प्रेम कर बैठा था उस लड़की से। अब इसका दिमाग खराब हो गया, हाथ पड़ा तो रह जाता है। इसके बाद लाना सिंह की फिर ऐसा कहानी थोड़ा शॉर्ट में दिया है सारांश से, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। हाथ पड़ता रहता है, फिर होता है उनकी शादी कहीं और होगा, उस लड़की की शादी कहीं और होता है, आप मालूम चल जाएगा। अब लड़की लाना सिंह के बेटे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई है। क्वेश्चन पूछेगा, उसने कहा था हमें किस युद्ध की चर्चा है, तो प्रथम विश्व युद्ध। किस युद्ध? प्रथम विश्व के मोर्चे पर होता है। और वहाँ याद करता है छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते, लाम मतलब मोर्चा पर जाते समय सूबेदार हजारा सिंह, ओहो सूबेदार हजारा सिंह मतलब वही जिस लड़की की शादी हो गया इनसे, वहाँ सूबेदारनी इनकी पत्नी बन चुकी है, जो 8 साल की लड़की थी। एकांत में बुलाकर कहती है, मेरे बेटे बोधा ख्याल रखना। और सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की है। लाना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रखता है। जो प्यार इसको एक बार जो इनके दिल में प्यार था सबसे बचा कर रखता है। कभी प्रेम शादी उनका हो चुका है, फिर भी उनके प्रति प्रेम जो है हृदय में संजोए रखा है। और युद्ध में अपने प्राणों के बलि देकर इनके पति जो है सूबेदार जो है हजारा सिंह है, सूबेदार के पद पर हैं, और उनका बेटा इकलौता बेटा बोधा सिंह है, इनकी रक्षा करता है। कहानी की घटनाओं का स्वाभाविक नाटकीय है जो मन पर अपने उत्कर्ष का संचरण करती हैं। यह कारण है कि ज़बरदस्त असर डालती है। ये कहानी जो है ना आपकी हमारे दिमाग पर और मस्तिष्क पर ज़बरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभाव जो कहानी का प्राण मानी जाती है, ये कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि में करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आराम से ही एक कौतूहल पाठक में कुछ हल्ला गुल्ला सुर का है, पाठ में शुरू में प्रभाव में बांध लेता है। ये कहानी के उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचकर ही विराम लेती है, किंतु यह कहानी प्रभाव अब मन में गूंजता रहता है। कहानी खत्म हो जाएगी लेकिन आपके मन में कुछ चीज़ें गूंजती रहेंगी।
अच्छा सॉरी, मैं कुछ लाइन पढ़ते क्या आपको शायद दिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप अब खुद से पढ़ लीजिएगा। मैंने जो बोला है मुझसे, अपने कहानी सुना होगा, एक बार खुद से इनका हाईलाइट भी कर दिया हूँ, आप भी थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस पर कुछ टिप्पणी की है। ये साइन देखे ना, 2 कोमा, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। द्विउद्धरण, उद्धरण चिन्ह है, डबल बार है तो द्विउद्धरण बोलते हैं, एक बार आता है तो एक हरी उद्धरण बोलते हैं, ये दोहरी उद्धरण है। रामचंद्र शुक्ल का कुछ कमेंट है इस कहानी के ऊपर, क्या टिप्पणी करते हैं। उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है। निर्लजता के साथ क्षमा करेंगे आप लोग, निर्लजता के साथ पुकार या कड़ा नहीं रही है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लजता, प्रागल्भता, वेदना की विविस्त दुर्वृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। इसमें पात्र क्या है, कैरेक्टर किसे क्या है, बोलने के उनमें कोई अक्षर नहीं है। जो घटनाएं घटी हैं वो घटना ही सब कुछ बोल देती हैं। रामचंद्र शुक्ल का ऐसा इस कहानी के परोक्ष में कहना है। हमने लेखक परिचय पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, अब हम कहानी शुरू करेंगे। चलिए शुरू किया जाए बच्चे जी, रेडी आप लोग। चलिए थोड़ा पानी पी लीजिए, मैंने पी लिया क्योंकि लगातार आपको बोलना है। कहानी थोड़ा लंबा है लेकिन समझ में आएगा, ज़बरदस्त आएगा। चलिए कहानी जो होता है, आपने सुना था भीड़ भाड़ वाले कहानी में शुरू हुआ था, कहाँ से, अमृतसर से हुआ शुरू। वहीं पर क्या है कि बड़े बड़े शहरों के गाड़ी वाले की जुबान पर जो भी वो टमटम गाड़ी चलाते हैं, उनकी कोरों मतलब जो एक रखते हैं टमटम चलाने वाले, जो भी उनका घोड़े होता है उसको पीठ पर मारते हैं, जिनकी पीठ पर छिल जाती है और कान पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगावें, और उनकी जो बोली है उस पर लगाम नहीं है, कुछ भी अनब शना बोलते हैं। जैसे जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ पर चाबुक से ढूंढते हुए के वाले अपने घोड़ों की नानी से अपना संबंध निकट बनाते हैं, अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। सुनिए कहानी ऐसा है कि मतलब जो घोड़े वाले हैं, जो टमटम वाले गाड़ी चलाते हैं, जो वाहन वाले हैं, उसको चाबुक से मारते रहते हैं, और उस घोड़े से जो भी घोड़ा होता है उसकी नानी, घोड़े तेरी नानी क्या, उसको ऐसा कुछ बोलते होंगे, ऐसा लगता हो कि तेरी नानी को ये करूँ वो करूँ, जैसे उसकी नानी से इनका कोई रिश्ता हो। ऐसा कहानी में लिखा गया है। कभी राह चलते पैदलों की आँख पर न होने के तरस खाते हैं। अब रास्ते में चलते हैं, कोई नहीं दिखता है तो उनकी आँखें तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चिथ कर अपने को सुताया हुआ बताते हैं। ऐसा लगता है कि भाई रास्ते में तो कोई सवारी नहीं दिख रहा है। ऐसा कहीं हमने तो गलती तो नहीं कर दिया कि कोई जा रहा था राही, उसके पैरों को हमने चक्के से, अपने जो गाड़ी के चक्का इससे हमने उसका पूरा कुचल दिया, जिसे सताए हुए हैं कि कोई सवारी नहीं दिख रहा है। और संसार भर की गालनी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीधे चले जाते हैं। इसमें जो मुश्किल वर्ड है आपको मैंने उसको लिख दिया आपके नोट्स में, आपको परेशान नहीं होना है। एक भी चैप्टर को पूरा मक्खन उतर दौड़ेगा, बहुत आराम से नोट्स बनाया गया है। जो इसके मुश्किल वर्ड है मैं अभी आपको जिक्र कर देता हूँ। आपका एक फर्ज बनेगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और एक अपना प्यारा सा सुझाव तो जरूर दीजिएगा। चलिए इस कहानी में जो वर्ड यूज है तो आपको हम चर्चा कर देते हैं। जैसे इसमें अपना कुछ पंजाबी, बम्बू काट वर्ड का मतलब होता है लंबे मुंह वाला गाड़ी होता है, उसको बोलते हैं। और इसमें अपने चलिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। एक वर्ड है गलानी वर्ड है, इसका मतलब दुख, निराशा और क्षोभ के अवतार बन नाक के सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर की उनकी बिदारी वाले टांगे, बिदारी मतलब जो जैसे अपने ऑटो वाला देखा होगा, तो ऑटो वाले जो ऑटो चलाते हैं उनकी बिरादरी के होते हैं, जो उनकी जात वाले होते हैं। तंग चक्रदार गालियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का, लट्ठी वाले मतलब कोई आ जाए उसके लिए ठहर कर सब्र का समंदर उमार कर इंतजार कर रहे हैं, कोई सवारी आ जाए, कोई सवारी मिलने का नाम नहीं ले रहा है। समंदर उमार कर बच्चों खालसा जी हटो, भाई जी ठहरना भाई, आंदो लाल जी
हटो बच्चा करते हुए सफ़ेद फेटों खच्चरों और बतखों के गन्ने और खुमचे भरने वाले जंगलों में राख खेते हैं। क्या मजाल है कि कोई साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बातें सबको सुनना पड़ता है जो भी, क्योंकि जब गाड़ी वाले चलते हैं अरे हटो हटो, ये ऐसे करते करते चलते रहते हैं ताकि किसी की मजाल ना हो जो ये बात उनको सुनने को ना मिले। यह बात नहीं कि उनका जीभ चलती नहीं, चलती है पर मुट्ठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी क्या बोलते हैं इसको, चेतावनी देने पर, यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लिक मतलब रास्ते से नहीं हटती है तो उनके वचनावली के नमूने हैं। अभी लोग कहते हैं हट जा जिन्हें जोगिए, हट जा कर्मा बोलिए, हट जा पुता पे अड़िए, बच जा लंबिए बलिए। समष्टि से इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है। ऐसा बोलते हैं हट जा रास्ते से, भाई तुम्हारे को इसमें गाड़ी के आगे के मरना है क्या, तू भाग वाला है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे गाड़ी वाले बोलते हैं उस बुजुर्ग महिला को, क्यों तू मरना चाहती है भाई कि मेरी गाड़ी के सामने आना चाहती है। ऐसे बम्बू काट वाले मैंने क्या बोला, आप ऑटो समझ लीजिए, लंबा मुँह वाला गाड़ी, उसको वहाँ पंजाब में बम्बू काट वाला बोलते हैं। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का एक लड़की की चौक पर एक दुकान पर आज मिले। उसके बालों और ढीले सुथने से, लड़के का बाल और लड़की का सुथने मतलब सलवार पहनी थी ढीला ढाला, उससे मालूम चलता है दोनों सीखे, यानी बात हो रही है वही लहना सिंह का और वो लड़की जहाँ अपने सब सरान से पढ़ा था, दोनों का मुलाकात होता है दुकान पर। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, लड़का जो है मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और लड़की भी उस दुकान पर आई थी यह रसोई के लिए कुछ बड़ी जो बनता है उसके लिए सामान खरीदने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था, गूँथ मतलब झूझ रहा था, बहस कर रहा था। कोई परदेसी था, परदेसी किसे बोलेंगे, पंजाबी का नहीं, अमृतसर का, तो कोई मतलब बिहार गया होगा, यूपी से काम करने का परदेसी होगा, से गूँथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। अब तेरे घर कहाँ है, किसने पूछा, लड़का ने। तेरे घर कहाँ है, मगरे में। लड़का पूछ लेता है, भाई ये लड़की तेरे घर कहाँ है रे भाई, जान तो बचाया था, आपने पढ़ा था। तेरे घर कहाँ है, मगरे में। किसका, लड़की का। और तेरे, ये तो पूछा, और तेरे, माझे में। तो माझे में किसका घर है भाई, लहना सिंह का। अब पूछता है ये यहाँ कहाँ रहती है, लड़का पूछता है माझे में कौन है, लहना सिंह। पूछता है यहाँ तू कहाँ रहती है भाई, तो अतरा सिंह की बैठक में। अतरा सिंह जी इसके मामा हैं, मेरे मामा होते हैं, मेरे मामा लगते हैं, उनकी बैठक में। मैं भी यहाँ मामा, यो बोला कि मैं ही मामा के यहाँ आया हूँ, लड़की भी बोलती है मैं ही मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है, मैं भी यहाँ मामा के यहाँ हूँ, उनके घर के यहाँ गुरु बाजार में। यानी लहना सिंह के जो मामा थे, इनके घर कहाँ है, तो गुरु बाजार में है। कहाँ है जी, गुरु बाजार में। लहना सिंह के मामा घर कहाँ है, गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार उस जो प्रदेश से निपट गया और इनको सौदा देने लगा। अभी दोनों अपने सामान किने, लड़का क्या खरीदने है, दही, मामा केस धोना है, लड़की बड़ी खरीदनी है। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई है। आपने पढ़ा था ना, बार बार छेड़ता था, ए तेरी कुरमाई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ा कर ऐसे, मतलब तो गुस्सा करती होगी, चिढ़ती होगी, और लड़का मुँह देखता रह गया, आंखें चढ़ा कर, और कहती है कि धत कहकर चल जाती है, और लड़का मुँह देखता रहता है। ऐसा ही बार बार हो रहा था। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। महीना भर ऐसा ही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई है। क्वेश्चन पूछेगा, तेरी कुरमाई हो गई है, किस चैप्टर का है, तब बताइएगा। उसने कहा था कहे, मैं उत्तर में वही धत मिला। एक दिन उत्तर में हर बार लड़की धत कह चली थी, लेकिन एक दिन तब पढ़ा था आपने, कह दी थी हाँ हो गई है। एक दिन वैसे ही हंसी चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली। ये सोचा कि भाई फिर से धत कहेगी, लेकिन उसके विरुद्ध हुआ। कहीं हाँ हो गई। पूछा कब, ये तो चौंक गया, कब, कल। देखते नहीं हो ये रेशम से कड़ा हुआ सालू में तो दुपट्टा। लड़की भाग गई, लड़के की घर की राह, लड़का भी घर की राह लिया, रास्ता चल रहा है। और रास्ते में अब इसका मन तो बेचैन हो गया है, हतप्रत था, पर इसका मन बेचैन है, क्योंकि इसको ये तो अंदर से प्रेम कर बैठा था उससे, अब इसका दिल टूटा है, मन टूटा है। रास्ते में एक लड़की को मोड़ी में ढकेल दिया समझिए, गुस्सा में ढकेल दिया। एक छबरी वाले की दिन भर कमाई चल गई, खा गया। एक कोई छबरी वाला कमा के आ रहा था, उसको ढके, उसका भी कमाई बर्बाद हो गया। एक कुत्ता को पत्थर से मार दिया, कुत्ता बेचारा बैठा, उसको पत्थर से मार दिया।
एक गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया, उसका दूध ढकेल दिया। सामने नहा कर जाते हुई एक वैष्णवी उसे टकरा गया, तो बोलिए अंधा हो गया क्या? उसका उपाधि पाना तो अंधा हो गया क्या? ये कहानी कितने भागों में बटी हुई? तो 5 भाग में। हमने एक भाग पूरा पढ़ा। अब दूसरा भाग ऐसा है कि अब तुम जानते हो चली गई, अब आपने पढ़ा था शादी हो गई है। अब दोनों का भेंट कहाँ होगा? प्रथम विश्व के मोर्चे पर, क्योंकि जो लड़की थी उससे शादी हो गया है। एक उसी आर्मी जहाँ पर ये लोग सेना में काम करते हैं उसमें एक सूबेदार पद पर हैं, उनसे शादी हो गया है, जिनको हम सूबेदार बोलते हैं, जिनका नाम है हजारा सिंह। अब लाना सिंह भी वहीं पर है। कहता है लाना सिंह, राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ कट गई, लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर ठंडी है, मुँह में और बर्फ़ ऊपर से है, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। पिंडलियाँ मतलब जो गुठली होता है, शरीर का गोर का हिस्सा होता है, वहाँ तक कीचड़ में धंसा हुआ है। गनीम कहीं दिखता नहीं, राहत कहीं दिखता नहीं। घंटे घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके, कहीं कहीं बम की आवाज़ें आ रही हैं। सारी खंदक हिल जाती हैं और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इसी गैबी गोलाबारी के बीच नगरकोट का जलजला सुना हुआ था। नगरकोट में कभी ऐसे कहानी हुआ था, वहाँ भी युद्ध हुआ था। यहाँ दिन के 25 जलजले लेते हैं। नागरकोट में कभी कभी सुना था लोग कि भाई जलजला आता है, लेकिन यहाँ पर जलजला दिन में 25 बार कम से कम। जो कहीं खंदक के बाहर सफा या कुहनी निकल जाती है या चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं। बेईमान जो थे, दुश्मन जो थे, मिट्टी में लेटे हुए हैं। बेईमान किस में लेटे हुए हैं? मिट्टी में लेटे हुए हैं। बच्चे इस बुक में ना थोड़ा कुछ वर्ड कट गया, तो मैं एक नया बुक ले रहा हूँ। जो पॉइंट आपको अच्छा रहेगा उसको मैं थोड़ा उसमें हाईलाइट कर दूँगा, ठीक है? नया बुक लाता हूँ, दूसरा वाला। पेज नंबर 21 में हम लोग हैं। हमने क्या पढ़ा? ना जाने न मालूम बेईमान जो है किस मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। हो गया? चलिए, लाना सिंह कहता है और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बीत गए, 4 तो खंदक में बिता नहीं दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी, रिलीफ मतलब राहत आ जाएगी, और फिर 7 दिन में छुट्टी मिलेगी। अपने हाथ को झटका करेंगे और पेट भरकर सॉरी, ये बात कह रहे हैं वो जो उसमें सूबेदार है, सूबेदार कह रहे हैं लाना। और 3 दिन है, सूबेदार क्या कह रहे हैं? लाना। सूबेदार मतलब जो सूबेदार पद पर थे। और लाना सिंह जो है सूबेदार की जो पत्नी है, पहले लाना सिंह की प्रेमी थी, लेकिन ये दिव्य प्रेम किया है। कभी इस प्रेम में गलत भावनाएं नहीं है। एक बार जो बचपन में प्रेम है, उस प्रेम को बचा कर रखा है। पत्नी फिर कहती है कि मेरे पति की रक्षा करना, फिर से करेगा, अपने जान दे देगा। इनका बेटा भी है। अभी कहता सूबेदार जी, लाना सिंह कह रहा था राम कोई लड़ाई है? कह रहे कि लाना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगा। अपने हाथ झटका करने जाना, नाच गाना करना लोग, और पेट भर खाना खाना और सोए रहेंगे हम लोग। उसी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है। क्वेश्चन पूछेगा कि फिरंगी मेम जो थी, जो फ्रांस की हैं, उनकी बगीचा में क्या था, उनके बाग में क्या है? तो मखमल सी हरी घास है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। चलो, फल दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम ले लो, पैसा ले लो, नहीं लेती है। कहती नहीं, तुम राजा हो। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आया हो, इसीलिए पैसा नहीं लेती है। अब लाना सिंह फिर कहेगा, 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़ाई सिपाही। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल देगा, इसकी व्याख्या कीजिए कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। सिपाही कोई है, ट्रेनिंग कर लिया, युद्ध ना करे, गोली ना चलाए, बम ना चलाए, नहीं लड़े, तो सिपाही भी। अब बिना हाथ फेरे घोड़ा, आपके पास घोड़ा वोड़ा होगा ना, तो देखिए आप लोग घोड़ा को लोग मालिश वालिश करते रहते हैं, ताकि घोड़ा अपने काबू में रहे। इसमें भी वर्ड कट गए हैं जी। चलो, इसमें जो कुछ वर्ड है इसमें से पढ़ाता हूँ, इसमें नहीं कटे हैं, दोनों से मिला के पढ़ना पड़ेगा। इसमें वर्ड ठीक है।
ठीक है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च के संगीन मतलब जो बंदूक चढ़ा के अपना मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूँ तो मुझे दरबार की दहली पर माथा टेकना नसीब न हो। कहता कि मैं अकेले 7 जर्मनी वाले को मार के आऊँगा। पाजी कहीं के कलो के घोड़े संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हैं। और पैर पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन के गोला फेंकते हैं। मतलब रात में तो लड़ता है, दिन में मजा लेके के लड़ ले लोग। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक जर्मन को नहीं छेड़ा था। 4 मील तक, 4 कोस तो दौरा उनको मारा। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिए। जनरल बोल दिया कि भाई हट जा, छोड़ दो, रहने दो, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। कोई बोला बीच में, नहीं तो क्या तुमको जनरल बोलते हैं पीछे नहीं हटने का, तो तू सीधे बर्लिन पहुंच जाता। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जो उसमें सूबेदार ने कहते हैं, लड़ाई के मामले में जमदार या नायक की चलाई चलता नहीं। हम लोग जमदार नायक हैं, हम लोग नहीं चलेगा, उनके आगे चलाई नहीं चलता है। बड़े अफसर जमदार या नायक के चलाई नहीं चलता है। बड़े अफसर जो होते हैं दूर के सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लाहना सिंह बोला, पर करे क्या। हड्डियों में तो जरा धंस गया है। जरा मतलब ठंडी है ना, हड्डी में ठंडी तक घुस गया है। सूर्य जी दिखाई नहीं देते हैं। कहानी कुल 5 भागों में बटी है। अभी हम लोग एक भाग पढ़ लें, दूसरा भाग में हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा प्यास लग रहा है, पानी पीते रहना पड़ेगा। अब सूरज तो निकलता नहीं है। खाई में दोनों तरफ से चनबे की बाउलियों के सोते सोते झर गए हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। धावा मतलब एक दौड़ धूप हो जाए, एक बार दौड़े हम लोग तो कुछ गर्मी देह में आ जाए। इसमें वही दिक्कत है। गर्मी आ जाए। अब चलिए, उध में उठ सिगड़ी में कोयले डाल। ये क्वेश्चन पूछता है कि उध में उठ सिगड़ी मतलब बोरसी में जिसमें आग जलाया जाता है, उसमें कोयले मतलब कोयला डाल। बजीरा तुम 4 जन बाल्टियाँ लेकर खाई में पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। ये बात किसने कहा? तो सूबेदार ने कहा। किसने कहा? सूबेदार ने। क्या कहा? उध में उठ पहले सिगड़ी में कोयला डाल। किसने कहा था? तो आप कहिएगा सूबेदार ने कहा था। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। क्वेश्चन पूछेगा बजीरा सिंह कौन था? तो पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के। पाधा मतलब होता है, इसका मैं नहीं बताता हूँ बच्चा जी। पाधा का अर्थ होता है पुरोहित। क्या होता है? पुरोहित। मैं तो पुरोहित बन गया। पुरोहित नहीं होता कि जहाँ बहुत दिन से रहने वाले। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये कहते करो तुम तर्पण से, करो गुणगान। इस पर सब खिलखिलियाँ उड़ा पड़े और उदासी के बादल फट गए। सब लोग उदास था, सब उदासी के बादल फट गया, सब लोग खुश हो गए। लाना विदूषक मतलब, विदूषक का होता है आपको बता दें क्या? कॉमेडियन। विदूषक का हिंदी क्या होता है? कॉमेडियन, जोकर। देखो यहाँ पर दिया है, इसीलिए बोलता हूँ बच्चा जी आप लोग अपना ये जरूर पढ़िएगा। विदूषक अर्थ क्या होता है? जोकर होता है। अभी जोकर है, कॉमेडी कर दिया, सब लोग फिर हंसने लगे। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी मतलब बगीचे में के जो तुम्हारा जो बगीचा है उसमें जो खरबूजा है उसमें तुम पानी जाके डाल दो। कैसा पानी था? गंदला पानी था। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। जो गंदा पानी था ना, बोला कि सोचा डाल दो उसमें। ऐसा था भाई, इतना गंदा पानी है ना, किसी डालो दोबारा फसल अच्छा होगा। ऐसा पानी तुम्हारे अपने पूरे पंजाब में भर में नहीं मिलेगा जिसमें इतना खाद पानी का मटेरियल हो। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, देश क्या स्वर्ग है? मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यही मांग लूँगा और
फलों के बूटे लगाऊंगा। बूटे मतलब छोटे छोटे बगीचे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लूँगे। अब कोई पूछा इसमें से, लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? लाड़ी होरा लड़ी मतलब अपने पत्नी को भी यहाँ बुला लोगे? यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम कहते कि यहाँ तुम अपने पत्नी को बुला लोगे या फिर वही फिरंगी मैम के साथ? चुप कर, यहाँ वाले की शर्म नहीं है, यहाँ वाले की तो कुछ लज्जा शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते हैं। ये बाबा कहता है सिख तम्बाकू नहीं पीते हैं। अब वह सिगरेट देने में हट मतलब जिद करती है, होठों को लगाना चाहती है, यानी होठ से अपना हमको लगाना चाहती है। और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बूढ़ा मान गया। और मैं पीछे हटता हूँ, सिख हूँ, हट जाता हूँ पीछे, सिगरेट नहीं पीना चाहता हूँ, होठों से किस करना चाहती है। मैं पीछे हटता हूँ तो जब समझती है कि राजा बुरा मान गया। राजा मतलब कि बार बार कहती है ना तुम राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। क्योंकि फिरंगी में जो फ्रांस की है, ये लोग जर्मनी से लड़ाई है, तो ये लोग जर्मनी तरफ से लड़ाई है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने का रहे हैं। अब ये सोचती है कि सब सिपाही भारतीय के आए हैं लोग, अभी सब चले जाएंगे तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा। तो इसीलिए नहीं कहती कि इसी ज़बरदस्ती नहीं करती है। और कहती है कि अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, ऐसा पूछती है। अच्छा, अब बोधा कैसा है? बोधा कौन है? ये सूबेदार जो है, जो लाना सिंह की जो प्रेमी है सूबेदारनी, उनका एक इकलौता बेटा है। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ रात, अभी जो उसमें कॉमेडियन है कह रहा है कि जिसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम दोनों कंबल उसे उड़ाते हो। आप सिगड़ी मतलब जो बुरसी होता है, आग तापने वाला, सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो और उसके पहरे अपना पर रहते। जब उसका ड्यूटी आता तो खुद लाना सिंह को बोला जा रहा है कि तुम भाई तो अभी क्यों, क्योंकि तो पत्नी ने बोला था कि मैं जब युद्ध पर गया हूँ तो मेरे पति जो है सूबेदार हजारा सिंह, और जो मेरे बेटा है बोधा, उसका रक्षा करना। ये प्राण की रक्षा के लिए भीख मांगी है, याचना करती है, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। आप कीचड़ में कहते हैं अपना सब कुछ, तुम ठंडे में रहते हो, फिर उसकी रक्षा करते रहते हो। जरा क्या है मौत, लाना सिंह कहता है, वो बोलता है कीचड़ में तुम पड़ रहे हो तो तुमको बीमारी पड़ जाएगी, तुम मादे में तुम ठंडे हो जाओगे, और ठंडी से तुमको निमोनिया पकड़ ले, बुखार पड़ लेगा। अभी कह रहा कि भाई जरा क्या है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलता है। अरे तो जरा है, ठंडी से मतलब नहीं है। अगर तुमको निमोनिया पकड़ लेगा, निमोनिया के बुखार का लक्षण होता है, सर्दी खांसी वाला जुकाम वाला, ये तुमको पकड़ लेगा ना तो मरने वालों को, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलता है। तुम सेना में हो, अगर निमोनिया मतलब बीमारी है, इस बीमारी से मरोगे, मुरब्बे मतलब ज़मीन, एक ठोप सरकार तुमको ज़मीन नहीं देगी क्योंकि तुमको बुखार निमोनिया से मरे हो। वजीरा सिंह त्योड़ी चढ़ाकर कहा क्या मरने की। वजीरा सिंह कहता है कि क्यों? वजीरा सिंह ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा क्या मरने की लगाई है? मेरे जर्मन और तुरक हैं भाइयों, गाओ कुछ गीत गाओ। ये गीत माहौल होता है, थोड़ा सा हो गया। चलिए, अब गीत है, गीत तो हमको उतना आता नहीं है सर जी, और खैर से पंजाबी गीत है तो जैसे भी है थोड़ा सुन। दिल्ली शहर ते पिसरो न जदिए कर लेना लौंग दा पेवड़ा मंडी, ऐसे गीत होता है, संगीत है, वो गीत लोग गाए, मस्ती किए, पंजाबी गीत है। आपको आता है तो जरूर गा लीजिएगा। चलिए, अब है दिल्ली शहर के पेशावर को जाने वाली मंडी, इसके साथ अर्थ लिखा गया है, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अड़ी नाड़े का सौदा भी कर लेना। वह अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ऐसा गीत का ये अर्थ है। कौन जानता है कि दाढ़ियों वालों गरबाड़ी सिख ऐसा लुच्चे गीत गाते हैं। बहुत ख़राब गीत है, असली गीत है। सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन तक सोए और मौज ही करते रहे। चलिए, अब हम आते हैं कहानी के तीसरे चरण। 5 भागों में कहानी बटी हुई है। पहले भाग में तो अमृतसर के बाजार का परिचय था, दूसरे में युद्ध के परिचय है, तीसरे में देखते हैं। दोपहर रात आ गई, अंधेरा है, सन्नाटा है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कम्बल बिछाकर लाना सिंह के 2 कंबलों और एक बरानकोट ओढ़कर सोया रहा। लाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई में मुझ पर है,
एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। दुबला शरीर से थोड़ा बीमारी से दुबला हो गया था। तो देखो, एक खाई आँख में है, सॉरी, एक खाई जो है आँख, एक आँख जो है खाई के मुंह पर है। खाई मतलब कोई उसमें से दुश्मन ना निकल जाए, उसको ध्यान रख रहा है। और एक आँख से बोधा का भी ख्याल रख रहा है, बहुत जिम्मेदारी निभा रहा है, बहुत जिम्मेदारी। बोधा सिंह का रहा था, मतलब थोड़ा परेशानी से, इसको दुख था। क्या बोधा भाई, क्या हुआ, क्या है, क्यों बोधा भाई, क्या है, ऐसा कहा। ये पानी पिला दो, उसने बोला पानी पिला दो। लहाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में से लाकर पूछा, मुंह में पानी पिलाया, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है। कंपनी मतलब कप रहा था, रोम रोम तार दौड़ रहे थे, ठंडी से, मतलब दांत बजे थे, मतलब दांत से, मतलब ठंडी से उसको बहुत परेशान था वो। अच्छा जर्सी पहन लो, ये बोला कि जर्सी पहन लो। लाना से बोला मेरा जर्सी पहन लो। तो बोला बोधा, और तुम। मेरे पास सिगड़ी है, सिगड़ी मतलब बोरसी है, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। झूठ बोला था, देखो बचाने के लिए, क्योंकि जो पत्नी जिस लड़की से प्रेम किया था उसी का ये जो प्रेम इनके हृदय में था, लाना सिंह जी के हृदय में सिपाही हैं। और उनका जो पत्नी जिसे उस लड़की की शादी हो गया है, तो हजारा सिंह से हुआ है, सूबेदार से, उनका बेटा है बोधा। इस बेटे और तो इनका ये मांगी हुई है कि भाई इनका थोड़ा रक्षा करना। अब इसको बचाने के लिए ऐसे जानबूझ कर, पसीना आ रहा है, मुझे तो गर्मी हो रहा है, बोर्ड शिक्षा में बैठता हूँ, लो तुम मेरा ये पहन लो ना। मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, 4 दिन से तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया होगा। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी गर्मी है। अब झूठ बोल रहा है, आज सवेरे ही आई है। बिलायत से मेमो तो जो बिलायती जो वहाँ के बाहरी जो मेम थी, बुन बुन कर भेज रही हैं। जिनका कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। झूठ बोल रहा है, बोला मेरे पास एक और मेम लो भेजा लो, लेकिन गया और खाकी कोट की जिन पर कुर्ता पहनकर पहरे पर आके खड़ा हो गया। तो जो मेम की जो जर्सी बता मेम लो भेजा लो, सब झूठा था। कैसा है, मेम की जर्सी का था केवल कथा थी, सिर्फ कहानी पर था, ओरिजिनल नहीं है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन, लपटन साहब, हुकुम हजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। लपटन साहब का बोला आदेश दिया। तो ये सूबेदार जो थे हजारा सिंह, तनकर फौजी को सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय पर धावा करना होगा, यानी हमला करना होगा। मील भर की दूरी है, पूरब के कोनों पर एक जर्मन खाई है, एक जर्मनी वाला खाई है, जहाँ पर छिपे होंगे दुश्मन लोग जर्मनी वाले। उनमें से 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। झूठ बोल रहा था ये जो लपटन है, बोला कि उनमें से 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पैरों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। यहाँ तुम आदमी छोड़कर सबको साथ ले और उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जो जर्मनी वाला खंदक उसका जो गड्ढा छीन लेना है, उसको मार देना है। जब दूसरा हुक्म न मिले डटे रहना, वहाँ जाकर रहना है, जब तो कोई दूसरा आदेश तुमको नहीं मिलता है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका, रुक जाओ। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है? इस बार बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर मोर्चे पर सूबेदार ने मोर्चा किया। लपटन साहब लाहना की सिगड़ी के पास पहुंचकर मुंह फेरकर खड़े हो गए। मुंह फेर लिया है, सामने नहीं तक रहे हैं, क्योंकि जो आया है डुप्लीकेट आदमी है, ये ओरिजिनल नहीं है। और जब जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे, 10 मिनट बाद लाहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तुम भी पियो। आँख मारते मारते लाहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, अच्छा ये तो लाहना सिंह समझ गया कि पलटन सा नहीं है। ये लोग का पलटन मतलब होता है जो अंग्रेजी अफसर। ये लोग भारत वाले जो लड़ाई लड़ने गए थे, जर्मनी की तरफ से, फ्रांस की तरफ से लड़ने गए थे, और जो
इनका जो लेफ्टन था, लेफ्टन या पलटन जो होते हैं, जो अंग्रेज में वो अफसर होता है उसके वहाँ पलटन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं सूबेदार, हवलदार, ऐसे पोस्ट होता है। वैसे ही पलटन का सॉरी लेफ्टन, वहाँ का लेफ्टन मतलब होता है कोई पद पर। तो ये तो समझ गया लाना सिंह, तो भाई ओरिजिनल लेफ्टन नहीं है जिसका हम लोग ऑनर में काम करते हैं। बालों के देखे और माथा, जब उसके बालों देखे तो उनका माथा ठनका ही नहीं। लेफ्टन साहब के पट्टी वाले बालों एक दिन में कहाँ उड़ गए। लेफ्टन सर के जो बाल थे पट्टी वाला था, इसका बाल जो है पट्टी वाला नहीं था। तो उनकी जगह कैदियों से कटे कटे हुए बाल कौन ले आए। जो कैदी थे उनके बाल कटा कटा था, इसको कौन लाया। लाना सिंह यहाँ पर क्या हो रहा है, पकड़ लेते हैं कि ये तो भाई जरूर कोई अपना लेफ्टन साहब तो नहीं है। आँख मारते लाना समझ गया कि जो मुँह छिपा के जो बोले थे नहीं समझ गए थे। और कैदियों के जो बाल कटे कटे थे, जो कैदी थे, और उनके जगह कैदियों के जो कटे कटे हुए बाल कहाँ से आ गए, ये समझ गया। लाना सिंह बहुत दिमागी वाला इंसान था। लेफ्टन साहब के पट्टी वालों बाल एक दिन में कहाँ से, पट्टी पट्टी बाल रखते थे, कहाँ उड़ गए। और उनकी जगह जो पट्टी वाला बाल था उसकी जगह पर कैदियों के कटे कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। इसे पकड़ लिया लाना सिंह, ये तो लेफ्टन नहीं है। लेफ्टन मतलब हम लोग का भाई जो मेन जिस आदेश देने वाला है, तो ये नहीं है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं। इनको लगा शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा सच कि लेफ्टन साहब 5 वर्ष से उसी रेजिमेंट में थे। लेफ्टन जब साहब थे 5 वर्ष से उसी रेजिमेंट में जिस रेजिमेंट में लोग सिख रेजिमेंट में थे, लाना सिंह वहाँ पर उसी रेजिमेंट थे 5 साल से। अब जांचना चाहा, कुछ दिमाग से अपने दिमाग लगाया, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, पूछा। लड़ाई खत्म होने पर जवाब दिया, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यहाँ देश पसंद नहीं है। अब पूछा क्या ये देश पसंद नहीं है। नहीं साहब, शिकार के वो मजे यहाँ कहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। अभी था ये झूठ मूठ नहीं कुछ बोल रहा है। लाना सिंह ऐसे कुछ बातें कर रहा था कि पहचान में जाए। हाँ वही जब आप खोते पर सवार थे, आपका खनसामा अब्दुल्ला रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वही नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी हुई और पुट्ठे में निकली। आपने जो गोली मारा उसके कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर नीलगाय सिर पर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लाएंगे इसको, जो मारा गया है नीलगाय को। हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसी बड़ी बड़ी सींग 2-2 फीट के होते होंगे। हाँ लाना सिंह 2-4 इंच। जब 4 इंच कहा ना, ये तो फुट में होता है। जब 2-4 इंच के थे ऐसे कहा, तभी तो समझ गया लाना सिंह तो भाई ये पलटन नहीं है, लेफ्टन नहीं है साहब। तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेता हूँ। और सीख लो तो भी सिगरेट नहीं पीते हैं। अभी कह दिया लेफ्टन साहब जो डुप्लीकेट नकली है। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे इस संदेह नहीं रहा था। अब इसको भाई पूरा समझ गया, भाई तो भाई झटपट से निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। पूरा सोच लिया तो भाई लेफ्टन नहीं है तो कोई जर्मनी वाला कोई आके ढुक गया हम लोग के इथी में। कौन वजीरा सिंह अंधेरे में किसी सामने वाले से वह टकराया। झटपट निश्चय किया और क्या करना चाहिए। अंधेरे में वह किसी सोने वाले से कोई सोया हुआ था, उसे टकराया। कौन, वजीरा सिंह। तो आवाज़ निकला, कौन, वजीरा सिंह। हाँ केवल है ना, क्या क़यामत आ गई है। जरा तो आंखें लगने दी होती, थोड़ा भी सोने का मौका, तू कहाँ से टकरा गया। अब देखिए चौथा भाग में, होश में आओ, क़यामत आई है। लेफ्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। कोई लेफ्टन साहब की वर्दी पहन कर आ गया है, क़यामत आया हुआ है। अब मतलब कोई ढुक गया है लोग के सिंध में। अब ये लोग टेंशन ही आ गए हैं। अब सोने कर रहे थे। लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं।
उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इनका मुंह नहीं देखा। सूबेदार कौन? हजारा सिंह ने मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें भी की हैं। सौहरा सौहरा में ससुरा साफ उर्दू बोलता है ससुरा साफ उर्दू बोलता है और किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब क्या करना है? अब मारे गए, धोखा है, धोखा हो तो हम लोग सब घिर गए सब से। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी दूर तक नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, भेज दिया था झूठ बोलकर। चलो जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खरके, देर मत करो, एकदम आराम से ना, शांति से, पत्ता तो ना हिले, इसको किसी को मालूम नहीं चले। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की, यही उसको मार दीजिए। मेरा हुक्म जमींदार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई में मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। क्वेश्चन पूछेगा कि लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या बरामद हुआ, क्या मिला? तो 3 बम का गोला बरामद हुआ, 3 किलो के, 3 गोला। कितना? जेब बेल के बराबर। कितना बराबर? बेल होता है ना, हम खाते हैं, इतना बराबर, मतलब गेंदा का समझ लो। तीनों को जगह खंदक में दीवार में घुसेड़ दिया, उजा लगा दिया, और तीनों में एक तार से बांध दिया। तार के एक गुत्थी जिसे सिगरी के पास रखा, सिगरी मतलब जो बोरसी था, आग रखा, बाहर की तरफ कर दिया। दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, डॉट कुछ कहानी और नहीं दिया गया इसके आगे, रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने जब साहब की कोहनी पर तान कर मारा, वो जो केहूनिया पर जब तान के मारा, लहना सिंह कोहनी पर तान के मारा। कहाँ मारा जी? तो कुछ नया क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है कि लहना सिंह ने जो जर्मनी वाले आए थे, ये लेफ्टिनेंट साहब, इन्हें कहाँ मारा, किस मदद? उनके केहूनी पे तान के मारा। धमाके के साथ दिया सलाई गिर पड़ी और लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन मारा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। लहना सिंह ने साहब पे कहाँ मारा भाई? तो लहना सिंह ने साहब की गर्दन पर एक कुंदा समझते हो, जो बंदूक का जो होता है, कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब की आँख ओ मीन गॉड माई गॉड कह के गिर गए, वो चित हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बिनकर उनके 3 गोला निकाल लिया। कितने गोले बरामद हुए? 3 गोले निकल बाहर फेंके और साहब को घसीटते हुए सिगरी के पास लिटाया। सिगरी मतलब जो बोरसी था वहाँ लपटा दिया, यहाँ पर आग तापते थे। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे, एक डायरी और जेब के हवाले कर दिया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया और अपना जेब में डाल लिया। अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है तो पेपर में लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन पूछेगा कि लेफ्टिनेंट साहब के जो पात्र हैं, उनकी जेब से क्या प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ एक बम के मतलब गोला, 3 गोला और 3-4 लिफाफे और एक डायरी प्राप्त हुआ। साहब की मूर्छा हटी। मूर्छा मतलब जो बेहोश हो गए थे, अब वो हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट सिख जो होते हैं सिगरेट पीते हैं। कैसे? लेफ्टिनेंट साहब जो थे पहले वाले, जो उनके साथ 5 साल काम किया, वो जानते थे सीख लो सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट पीते थे पीने के लिए। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नीले गाय होती हैं और 2 फुट 4 इंच की सींग होती है, जो कि बराबर होता है। 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसमा मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ सिखाए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम मतलब डिक्शनरी, वो बिना डिक्शनरी के 2-4 शब्द नहीं बोल पाते थे, लफ्ज़ नहीं बोलते थे। तुम इतना साफ उर्दू कैसे बोलते थे? ये लाइन थोड़ा इधर धुंधला है तो मैं दूसरा बुक ले लेता हूँ।
चलो इसमें साफ है तो इसे कर लेते हैं। दोनों बुक में इसमें थोड़ा फोल्ड नहीं होता है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। लाना सिंह जो था पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले, क्योंकि पतलून की तलाशी नहीं लिया था। बोला कि साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लाना कहाँ का था, माझे का था। बस लपटन साहब के साथ रहा। उसे एक चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। लाना सिंह को चकमा देने के लिए भाई 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए। क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है कि भाई तुर्की से मौलवी है, यहाँ पर क्या पॉइंट है। लाना कहाँ का घर है भाई, तो मांझे का है। लड़की कहाँ की है, मगड़े की थी। एक बात याद रखना कि लाना सिंह के पास एक तुर्की मौलवी आया था, वो क्या कहा था। क्वेश्चन पूछेगा कि लाना सिंह के पास जो तुर्की से मौलवी आया था, तुर्की देश से लाना गाँव में, वो क्या कहा था। एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव में आया था, औरतों को बच्चा होने का तबीज बांटता था और बच्चों की दवाई भी देता था। चौधरी के बर के नीचे, चौधरी साहब जो थे वहाँ के उनके बर मतलब बरगद के पेड़ था, उसके नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था। वो जो मौलवी था क्या पीता था, हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। क्या कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। मंडी के बनियों को भगाता था, डाक खाने से भाई पैसा निकालो ना तो सरकार जाने वाली है, सरकार का राज जाने वाला है। और डाक बाबू भाई को पोलूराम क्वेश्चन इस साल पूछा गया था 2025 में, और इसके पहले ही पूछा गया था कि भाई डाक बाबू का नाम क्या था, पोलूराम। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़कर, जो मौलवी आया था तुर्की से, तो उसकी जो दाढ़ी मुड़कर लाना सिंह उसको मारा था। दाढ़ी मुड़ मतलब दाढ़ी उसको छिलवा कर और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में पैर रखा तो बुझ लेना। उनको दाढ़ी छिलवा दिया। दाढ़ी छिलवा के बोला जब मेरे गांव में आओगे तो समझ लेना, तुम आके तारीफ करते हो, ये करते हो, बनियों को भड़काते हो। समझ गया था लाना सिंह के बारे में। साहब की जेब से जब पिस्तौल चला और लाना सिंह की जांघों में गोली लगी, वो अपना जो गोलिया में रखा था, लपटनवा जो था, अपना दोनों हाथ रखा था जेब में, तो लाना सिंह मारने के लिए, और अपने जेब से गोली चला और लाना सिंह की जांघ में लगी। तो साहब से जेब से जो पिस्तौल से गोली चला, लाना सिंह कहाँ लगा, तो उनकी जांघों में लग गया जाके। इधर हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। जो एक और थे वहाँ पर व्यक्ति मारा था, उनका कपाल क्रिया खत्म हो गए। धड़ाक सुनकर सब दौड़ाए, बोधा चिल्लाया, क्या है। लाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया, एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों को हाल, क्योंकि बोधा की तबीयत खराब हो जाता है, वो जग जाएगा। जैसे कहानी सुन के तो उसका तबीयत और ख़राब था, उसको आराम देने के लिए बोले कि कुछ कुत्ता होता है तो उसको मार के हटा दिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है। सही बंदूक लेकर तैयार हो गए। लाना ने सफा फारा, मतलब कपड़ा फाड़ा और घाव की दोनों पट्टियाँ बांधी। घाव मांस में घाव पकड़ था। पट्टियों के कसने पर भी लहू निकलना बंद हो गया। दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी, बांधी। उतने चलो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कितने जर्मनी आए थे, कि जर्मन सिपाही कितने थे, 70। याद रखिएगा 70 जर्मन। उतने में ही 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों के बंदूकों की बाढ़ ने तो पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लाना सिंह तक गोली मार रहा था, वो खड़ा था, लेटे हुए थे। वे 70 थे। और वे कितने 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी खालसा। ये लोग अपना जयकार मनाए पंजाबी भाषा में, और धर बंदूकों से फायर किए और जर्मन वाले पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन के 2 चक्की के पाटों के बीच में आए गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बरसाते थे, और
जो सूबेदार हजारा सिंह के जवान जो थे आग बरसाते रहे, पूरा आग से गोला बारूद करते रहे और सामने लहमना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। संगीन मतलब जो गोली के जो संगीन मतलब होता है जो बंदूक के आगे नोक होता है, उससे पास के पिछले वाले संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल अकाल पुरुष, मतलब नारा लगाते हुए पंजाबी भाषा में, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन 70 को आए थे। 70 को में कितना जाना, 63 आदमी। 63 के लिए तो हम काम दाम कर दिए थे, या तो खेत हो गए, या तो मर गए थे, या तो करा रहे थे। और सिखों ने 15 सिख में से 15 के प्राण गए थे। सिखों में से कितने प्राण गए थे, 15 के, और उसमें से 63 जने के। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार से निकल गई थी। सूबेदार जो थे सूबेदारनी के पति, उनके कंधे से आर पार से बंदूक गोली लगी थी। लाना सिंह की पसली में गोली लगी थी। लाना सिंह गोली कहाँ लगी थी भाई, तो पसली में तो रीढ़ जो अपना सीना होता है यहाँ लग गई थी। उसके घाव के खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूरा कर दिया, बाकी का सफ़ा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लाना सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है। उसको बहुत बड़ा गोली लगा था, किसी को खबर तक नहीं हुआ, छिपा कर रखा था उसको। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों की दिया हुआ छई नामक सरकता होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वान भट्ट की भाषा में दंतवनी पेशा चारे कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन बर्फरांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब दौरा कर सूबेदार के पीछा गया था, सूबेदार लहना सिंह सारा हाल सुना कर कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि से सराह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। जो हजारा सिंह थे, जो सूबेदार हजारा सिंह थे, लाना सिंह तारीफ कर रहे थे, आज तो अगर नहीं तो हम सब मारे जाते। क्योंकि जो उसको पहचान लिया था लाना सिंह, उसको पहचान लिया था कि भाई ये तो अपना जो आया लप्टन साहब नहीं है। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और खाई ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट से डॉक्टर और 2 बीमार को ढूंढने वाली गाड़ी भी चली आई थी, जहाँ कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते सब वहाँ पहुँचे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरी ओर लाशें रखी गई। सूबेदार ने लाना सिंह की जांघ की पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बड़बड़ा रहा था। बोधा सिंह को क्या होता है, जोर मतलब बुखार, बुखार से बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया था। लाना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लाना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, तुम्हारे बेटे की कसम और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में नहीं चले जाओ। सूबेदार बोधा सिंह वैसे लाना सिंह तो वचन लिया था कि बजा रक्षा करना है, इसलिए दोनों को बोले तुम लोग जाओ, कसम दे दिए बेटा का और उनकी पत्नी का। और वही बोले, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। ये बोले, लाना सिंह बोला, मेरे लिए बाद में आपको गाड़ी भेज दीजिएगा, और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियाँ आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा मेरे पास ही है। वजीरा जो कौन था, पलटन का विद्युत सकता जो कॉमेडियन था। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप चढ़ जाओ। सुने तो सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखना, और सूबेदारनी के मतलब जहाँ तो उनको चिट्ठी लिखना, तो मेरा माथा टेकना, कह देना मेरा सलाम है, उनको प्रणाम है। और जब घर जाओ तो कह देना, कभी चिट्ठी लिखना तो मेरे तरफ से मेरे सूबेदारनी को, मेरा जो बचपन की प्रेमिका थी इनकी, लाना सिंह जो मिला था बाजार में, बोले उनको मेरा माथा टेकना, मेरा सलाम लिख देना। और जब घर जाना तो कह देना कि मुझसे उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। यही चैप्टर का मेन पॉइंट है। क्या कही थी कि मेरे पति की रक्षा करना, वो मैंने कर दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लाना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा का प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ चलो ना, साथ घर चलते हैं। सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था, तू ही कह देना वो तुमसे क्या कही थी। आप गाड़ी में चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है ना वो लिख देना और कह भी देना, लिख भी देना और ख़त्म है, और कह भी देना उनसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। गाड़ी जाते जाते लाना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे। कमरबंद जो कमर बाना था पसीना से तर हो गया है।
मृत्यु के कुछ समय, अब चलिए पाँचवा, कहानी कितने भागों में बटी थी? 5 भागों में। एक भाग में तो जो पंजाब के शहर का था, 3 में युद्ध का चर्चा था। पाँचवा जब लाना की भाई गोली तो उसको लगा था, सीने पसली में गोली लगी हुई है, पसली से मतलब सीना में गोली लगने पर कोई बचता है क्या? मुश्किल है। अब इंसान जब मरता है ना, अभी आखिरी भाग में इमोशनल थोड़ा सा है। मृत्यु के समय जब इंसान मरता है, हम जो भी इंसान मरने लगता है ना, तो हमारी सारी स्मृतियाँ साफ हो जाती हैं, सारी यादाश्त, जीवन की सारी घटनाएं एक साथ कर सामने आती है। हम बचपन से क्या किए ना, सारी हम लोग थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएंगे, आँख खुला रहेगा, थोड़ा थोड़ा धड़कन चलते रहेगा, और देखना घर परिवार के लोग हैं तो इंतजार करते रहते हैं। इंसान कुछ बोलता नहीं है, इंसान पूरा सन्न हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और उसके माइंड में ना पूरी ईश्वर की कृपा जितनी है, ईश्वर सारे इलाज दिलाते हैं कर्म को, आपने क्या क्या कर्म किया, सारे दृश्य रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है। लाना 12 वर्ष का था, अब उसको सब याद आ रहा है कि 12 वर्ष का था। मैं अमृतसर के जो मामा के दही लेने गया था, लड़की आई थी और उसका मैं जान बचाया था, और धत कहकर वो जब पूछा था सगाई हो गई है, तो धत कहकर चल गई। एक बार कह दी थी कि नहीं, देखते नहीं वो ये रेशम के फूलों वाला सालू, सुनते ही लाना को बहुत दुख हुआ था, और क्रोध में आकर कुत्ता को ढकेल दिया था, मारा, लड़के को ढकेल दिया था मोड़ी में, और सबको मारा था। और फिर ये बार बार कह रहे हैं पानी पिला दो, ये सब सपना चल रहा है, ये सब स्वप्न में अब देख रहा है लाना सिंह, और खाली कभी कभी बोल रहा है बजीरा पानी पिला दो, बजीरा सिंह पानी पिला दो। बजीरा सिंह कौन है? पलटन का विदूषक है। 25 वर्ष बीत गए, याद आ रहा है, 25 वर्ष बीत गए। अब लाना राइफल नंबर 77 में जमदार हो गया है। 12 वर्ष में मिला था, 25 वर्ष के बाद लाना सिंह क्या हो गया भाई? राइफल नंबर 77 का जमदार बन गया है 6 रेजिमेंट में। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, वो 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले जाओ। वहाँ साथ में सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते लौटते हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार के गांव रास्ते में पड़ता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे से निकलकर, बेरे मतलब जो झोपड़ी टाइप का होता है उसमें से निकल कर बोला, लाना तुमको सूबेदारनी जानती है, बुलाती है, तुमको पहचानती है भाई। और वही तो बचपन से प्रेम करता था, और सूबेदार को नहीं पता था, लेकिन सूबेदार भी बहुत लाना को मानते थे। बोला तुमको बुला रही है, जा मिला उसे। लाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं हैं। दरवाजे जाकर माथा टेकना, कहा आशीष सुनी? लाना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुरमाई हो गई धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशम के बूटों वाला अमृतसर। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली की घाव बह निकली। ये सब सपन में है, सब सुन रहा है। बजीरा पानी पिला दो, उसने कहा था, इसको याद आ रहा है सब। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैं तेरे को आते पहचान लिया एकदम। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायपुर में ज़मीन दी है। सूबेदार को ज़मीन कहाँ मिला था? तो लायपुर में। कहाँ मिला था जी? तो लायपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घगड़िया पलटन क्यों बना दी? जो भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे चार और हुए, एक भी नहीं बच जिया। मतलब 4 बच्चे और हुए थे, कोई उसमें से नहीं जिंदा रहा। एक ही बच्चा है उनका, इकलौता बेटा है। सूबेदारी ने रोने लगी, अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है? सॉरी, मेरे भाग, अपने भाग पर रो रही हैं। 4 बेटा हुआ, उसके बाद सब मर गया। तुम्हें याद है एक दिन तुम्हें टांगे वाले के, घोड़े वाले दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? उस दिन तुम्हें मैं प्राण बचाए थे टांगे वाले से। आप घोड़े के लातों, दोनों घोड़ा के लात में चला गया था, उसके अंदर जाके, और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर रख दिया था। ये 8 साल की थी, ये 12 साल का था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। सब सपनों में सुन रहा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती हुई सूबेदारनी उबरी में चली गई। लाना भी आंसू पोंछते हुए बाहर आया। बजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। मैंने कुछ लाइन छोड़ दिया क्या बच्चा जी? ये लाइन
एक सेकेंड, लाइन नहीं छूटा बच्चा जी, सब पढ़े। एक बात थोड़ा आपको याद दिलाना भूल गया, थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। निमोनिया का मुरब्बा मिलता है तो कहते मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड में के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा। ये लाना सिंह पहले मानता था कि मेरा जो मौत होगा ना, भाई कीरत सिंह के गोदी में मेरा सिर होगा। कीरत सिंह कौन थे? लाना सिंह के चचेरे भाई थे, उसने कहा था। चलो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, वो लाइन वहाँ चला गया है। लाना सिंह का सिर अपनी गोदी में, अब लेकिन लाना का मानना था क्या कि मेरा जो सिर होगा मेरे भाई कीरत सिंह में होगा, लेकिन कहानी तो ऐसा नहीं है। कीरत सिंह तो गाँव में थे। अब जो इसका भाई है ये तो युद्ध के मैदान में गुल्लक है। लाना सिंह सिर गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे सब सपने में चल रहा है। फिर बोला कौन? कीरत सिंह। तो थोड़ा देर वजीरा चुप रहा। वजीरा का हर मरने वाले के इंसान पूरा करते हैं, सोच समझ कर कहा हाँ, क्योंकि वजीरा रो रहा था बेचारा, क्योंकि लाना सिंह तो मरने वाला है। तो बोला हाँ मैं कीरत हूँ। कीरत कौन था? इनका भाई था। इनका मन था क्या, ये तो बोल रहे थे ना उस समय कि मेरा तो भाई जो मौत होगा ना तो यहाँ होगा। जो बोल रहे थे थी जब यहाँ पर, मेरा डर मत करो, मैं तो बोले मैं भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा तब मरूंगा। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और हुआ। ये तो युद्ध मर रहे हैं लाना सिंह, और पानी पिला दे पानी पिला कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब लाना सिंह सपने में बोला कौन? कीरत सिंह। तो वजीरा सिंह जो था लपटन की वजह से बोला, सोच समझ के बोलते हाँ हाँ। अभी कह रहा है भैया मुझे ऊंचा कर ले। जो अपने उनके जो जांग पर रखे थे, पट पर, मतलब पट जांग पर रखे थे, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। इनको ये समझ रहे कीरत सिंह है, लेकिन है तो वजीरा सिंह। हाँ अब ठीक है, बोले थोड़ा ऊपर कर ले, तो बोला हाँ अब ठीक है। पानी पिला दी, फिर पानी पिला रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी देर पर पानी पिलाते जा रहे हैं। बस अब के हार में मतलब इस बार जो आषाढ़ के मौसम आ रहा है, जो गर्मी का मौसम आ रहा है, आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठ कर आम खाना। चाचा भतीजा मतलब उसको भैया बोल रहे हैं कि भैया वो कर ले। हाँ चाचा भतीजा, ये खुद भतीजा हैं और चाचा हैं। इनका जो बेटा होगा कीरत सिंह का, बोले चाचा भतीजा मिलकर हम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा आम। क्योंकि जब भतीजा था जन्म हुआ था उसी महीने उसका जन्म हुआ था जब मैंने आम का पेड़ लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे, रो रहा था क्योंकि इंसान तो मरने वाला है। बहुत रोए जा रहा है। बाद में कहानी ख़त्म होती है। बाद में कुछ दिन के बाद अखबारों में पढ़ने को मिला कि फ्रांस और बेल्जियम की सूची में मैदानों में घावों से मरा, घाव मतलब जख्म से मरा 77 सिख राइफल जमदार लाना सिंह। लाना सिंह इस पद पर था, जमदार के पद पर। कहानी जितना भी जटिल लगा हो, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, मज़ा आया होगा और एक दो बार खुद से पढ़िएगा। और सबसे बड़ा इसके होंगे चैप्टर के मेन पॉइंट्स, नोट्स इतने शानदार आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप जब भी इसको बनाएंगे तो क्वेश्चन सभी इसमें कवर किया गया है जितना आपसे पूछा गया है। चाहे मेरे भाई बहन आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के छात्र हैं, अब दोनों के लिए। अब लेकिन लेक्चर इतना ऑलरेडी लंबा है तो आपको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपको हम लोग समझ चुके हैं उसी को मैंने नोट्स में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से नोट्स बनाने होंगे। चलिए, और थोड़ा कहीं ओवर राइटिंग हो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जैसे ये कट गया, यहाँ से लिखें 19 में। कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग सुधारने का। आप इस पर थोड़ा, हर इंसान में कुछ कमियाँ होती है, तो मेरा सबसे बड़ा कमी तो यही है कि राइटिंग, और इसलिए बच्चे आप लोग राइटिंग बहुत सुंदर, खूब साफ सुंदर लिखे हैं। जो अच्छे टॉपिक हैं उसको ज़रूर कवर किया हूँ। अब अगला नंबर है, इसके बाद कविताएं आएंगी अपनी। सूबेदार हजारा सिंह हैं। कहानी की पात्र, लाना सिंह पैसे से क्या है, जमदार है, राइफल नंबर 77 में काम करता है। पाठ में यूज हुए जो शब्द थे उसको मैंने इसमें डाला है। सिगड़ी मतलब बोड़सी, लाड़ी मतलब दुल्हन, ओबड़ी मतलब घर के अंदर की कोठरी,
रिवीजन आप खुद से करते रहिएगा। अब चैप्टर की जो प्रश्न उत्तर है देख लीजिए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों। इस साल 2025 में पूछा गया था। कहानी का मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। तो ये कहानी कुछ मुख्य पात्र सूची है। लाना सिंह की चरित्र विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था साइंस में। कल देखते नहीं ये रेशम का कड़ा हुआ चालू, यह सुनकर सुनते ही लाना सिंह क्या प्रतिक्रिया हुई? हतप्रत रह गया वो तो। लेकिन व्याख्या करना है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब तो अगर 2 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा लिखने का, और 5 में पूछेगा तो इतना जरूर लिखने का। कि क्वेश्चन का क्वालिटी बिहार बोर्ड में ऐसा है, कभी 2 नंबर में आते हैं, कभी तो 5 में आएंगे तो और थोड़ा सब लेखक का परिचय देते हुए चैप्टर को बताते हुए आपको लिखना होगा। जैसे ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है व्याख्या करने के लिए। मृत्यु के समय ही कुछ स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती हैं, इसकी व्याख्या करना है। एक क्वेश्चन बताए थे ना कि उससे क्या बरामद हुआ था? तो गोला और 3-4 लिफाफे और एक डायरी, 3-4 लिफाफे और एक डायरी प्राप्त हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर के। तो हिंदी में बच्चे स्कोर आपको बहुत अच्छे करने हैं। ग्रामर का मेरे देखिए रिवीजन वाइज का एक नोट्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ से नोट्स बना के आपको नोट्स तैयार उसको रिवीजन करने हैं। लेक्चर्स भी ग्रामर के बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। आप लोग ज़्यादा फोकस अपने साइंस पर रखिए, और साइंस के भी लेक्चर हम जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा ऑल ऑफलाइन तो यहाँ हो ही रहा है, यूट्यूब पर भी आएगा। देखिए बच्चे सारांश तो भाई लंबे होते हैं, पूरा चैप्टर को समझाना था, पूरा 5 खंडों में चैप्टर, बट उसको सारांश लिखना था, मैं लिख दिया हूँ। अब चैप्टर के जो भी MCQ हैं आप तो खुद गार दबरा दीजिएगा, मेरा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा था कहानी के शीर्षक लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह किसने पहना दिया? तो भाई लाना सिंह ने पहना दिया। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलूराम कौन था? भाई वो आपका पता है कौन था, डाक बाबू था। चड्डा बाबू कौन है? तो पोलूराम है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, करने का आराम से। अब बताइए भैया कोई चैप्टर में दम लग रहा है क्या? और क्या आपको ऐसा यूट्यूब पर बताइए भैया, ऐसा लेक्चर आपको मिल सकता है क्या एक ही चीज़ में सारा कुछ कर दिया जाए? आपको चैप्टर लेखक परिचय सब ने पढ़ा, हमने उस पर आधारित प्रश्नों को भी कर रहे हैं, और सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो पेपर में आज तक पूछे गए हैं। इसके लिए बहुत परिश्रम लगता है बच्चे जी, खुद से हाथ से लिखना है, कॉपी पर लिखना है, ताकि और रावत राइटिंग है तो इस पर काम हो रहा है और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। बाकी चीज़ और कमी हो तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन आप लोग रिवीजन जम के कीजिए, मेहनत अच्छा कीजिए, अच्छे स्कोर के पीछे जाइए, और जीवन में जो भी आपके टारगेट हैं उसके प्रति आप लोग अडिग रहिएगा। कभी घबराना नहीं है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, टारगेट से पीछे हटना आपका काम नहीं है।
मैंने 29 क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ। और एमसी की देखिए ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, और हिंदी में आप देखेंगे तो वहाँ से आप लोग चाहेंगे तो अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा कहूँगा ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा प्रैक्टिस करने, आपको मार्केट में बुक आती हैं, आएंगी करना, लेकिन आप लोग ज़्यादा अपने नोट्स के आधार पर जरूर कीजिएगा, अच्छा रहेगा। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव का बुक है, लेकिन इसे नहीं करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा लगा अपना कमेंट सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। और धन्यवाद एक बार बच्चों को लिख के दे दिया जाए, धन्यवाद। ये रहा प्यारे प्यारे बच्चों को धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, शुक्रिया।